हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 12, जो होगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी मैग्नेट के बारे में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। जितने भी हमारे बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेट्स के ऊपर, वो हम कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम अपने रिमेनिंग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, तो देखो। चैप्टर की शुरुआत हमने मैग्नेट से की थी। मैग्नेट्स क्या था? एक आयरन लाइक सब्सटेंस था जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन्स को। मैग्नेट्स में हमारे पास दो पोल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा इसमें साउथ पोल और दूसरा होता है हमारा इसमें नॉर्थ पोल। अगर दोनों पोल सेम है तो सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, यानी दूर दूर जाएंगे। अगर हम दोनों मैग्नेट्स के डिफरेंट पोल्स को लाके रखें एक साथ या फिर अपोजिट पोल्स, तो जो हमारे अपोजिट पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी अट्रैक्ट ईच अदर। ये थी हमारी मैग्नेट्स के बारे में बात। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या थी? जो भी हमारी फोर्स एक्सर्ट हो रही थी किसके बाहर, मैग्नेट्स के बाहर, तो वहां पे हमारी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो मैग्नेट के फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से बनती है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास हमने ये देखा था कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेट के दो पोर्शन पे डिवाइड करती है। एक डिपेंड करती है हमारी इनसाइड, यानी मैग्नेट के अंदर जो हमारी डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ टू नॉर्थ। लेकिन अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होगी हमारी नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वहां पे स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी बिहेव करती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसमें हमने ये देखा था कि जब हमारे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, करंट की डायरेक्शन कैसी थी, अपवर्ड थी, तो उस डायरेक्शन में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो हमारी कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज। वहीं अगर हम बात करें करंट की, अगर हमारी करंट जो है उस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यानी नीचे की तरफ फ्लो हो रहा था, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वहां पर वो थी हमारी उसमें क्लॉकवाइज। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। एक चीज और मैंने बताई थी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ते हैं किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो वहां पे हमारे पास एक लॉ यूज होता है, एक रूल यूज करते हैं हम जिसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो आज के लेक्चर में हम राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स, ये सारे रूल्स के बारे में कवर करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी ओवरऑल प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले
पहले हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे कि इन टॉपिक्स के अंदर आखिर है क्या-क्या चीज़ें। तो सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड में यानी आज के लेक्चर में हम किन-किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट होगा हमारा राइट हैंड थंब रूल। आज हम राइट हैंड थंब रूल के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो याद करो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से एक सर्कुलर लूप के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलोनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर कैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। लास्ट सेकंड टॉपिक होगा हमारा आज का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड लास्ट हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक सर्किट्स के बारे में। तो ये हैं आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल से। ऑलरेडी वैसे हम इसके बारे में नॉलेज है, लेकिन हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी देखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हमें उसे किस तरीके से लिखना है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या बोला गया है, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय राइट हैंड। हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है यानी एक कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम उसको अपने राइट हैंड से पकड़ते हैं तो कीपिंग द थंब स्ट्रेट एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। तो हमें अपने थंब को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। तो जब हम अपने थंब को उस स्ट्रेट कंडक्टर के साथ इस तरीके से ग्रैब करते हैं अपने हाथों यानी इस तरीके से उस कंडक्टर को पकड़ते हैं कि जो हमारा थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। तो जो हमारी फिंगर्स होती है वो क्या दिखाती है, द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग ऑफ अदर फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो हमारी फिंगर्स है वो करंट कैरिंग कंडक्टर को रैप करने से पकड़ने से ये शो करता है कि जो थंब है वो उस कंडक्टर के अंदर के करंट को बताएगा और जो हमारी फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल और उसकी पिक्चर अगर पेपर में 3 मार्क्स का आएगा तो डायरेक्ट हमें स्टेटमेंट लिखनी है और हमारे पास ये जो गिवन पिक्चर है उसको वहां पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन
हमारे पास यहाँ पे और प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड्स की, वो क्या क्या है? First है the magnitude of magnetic field increases with increase in electric current and decreases with decrease in electric current। देखो, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो तब इंक्रीज होगी जैसे ही हमारा उसके अंदर का करंट इंक्रीज होगा। अगर हम करंट को डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी इस पॉइंट से ये क्लियर होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के। और एक चीज और, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल बी से। यानी जो कैपिटल बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, करंट के। अगर करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, अगर करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by electric current decreases with increase in distance and vice versa। ये बोला गया है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही हम उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर देंगे। यानी द साइज ऑफ concentric सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस with distance from the conductor which shows that magnetic field decreases with डिस्टेंस। ये बोला गया है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। यानी अगर हमारी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम। और जो हमारा साइज होगा किसका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, वो इंक्रीज हो जाएगा कंडक्टर के अंदर। यानी जो हमारा साइज है, देखो सीधी सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो बहुत पास पास होंगी, यानी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उनका जो एरिया है या फिर ये बोला जाए जो साइज है वो छोटा होगा, यानी बहुत पास पास होगी। लेकिन अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कम हो गई, तो उस कंडीशन में जो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो दूर दूर हो जाएंगे, तो जो उनका साइज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बढ़ जाती है अगर हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। एंड नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, यानी दो लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये सारी क्या हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जिसमें एक सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा। तो देखो क्या बोला गया है, इन केस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। ये जो हमारे पास गिवन है दिस वन इज अ सर्कुलर गोल है, और इसके अंदर से क्या पास हो रही है, हमारी करंट पास हो रहा है। तो अब हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में देखेंगे। तो क्या बोला क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम मैनर एज इट इज इन द केस ऑफ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। देखो जैसे हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था जो हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया है, उसी तरीके से हमारा किसके अंदर भी होगा, एक सर्कुलर लूप के अंदर भी होगा। जैसे हम वहां पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं वैसे यहाँ पर भी हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, और जिसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, अपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले इस चीज को कम समझने से पहले हमें राइट हैंड थंब रूल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डायग्राम गिवन है, पिक्चर गिवन है, उसमें क्या दे रखा है कि ये जो हमारा
सर्कुलर लूप है, उसमें हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो दिस वन है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम अपने करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किसको रखेंगे, थंब को रखेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा थंब है वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी अपर की डायरेक्शन में। और अगर हमारे थंब की डायरेक्शन अपर है, यानी करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये जो हमने यहाँ पे अपने अंगूठे को ड्रॉ किया है, अब वो जो उंगलियां हैं वो इस तरीके से आएंगी। अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया हमारा इसमें करंट। तो ये जो हमारे पास उंगलियां जा रही है, जो फिंगर्स है, वो क्या डायरेक्शन शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इस पोर्शन से निकलेंगी एंड दिस वन इस तरीके से आएंगी, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब करंट हमारा यहाँ से सर्कुलर लूप से जाएगा, देन वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा। अब जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम देखेंगे कि जो हमारी थंब की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। अगर हमारा थंब नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में जो हमारी फिंगर्स है वो कैसे जाएंगी, अब इनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो अब कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज। तो जो हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें हमारे पास दोनों केस देखने को मिलेंगे। इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो अब हमारे पास इस पूरे केस की थ्योरी में क्या दे रखा है, तो देखो क्या बोला गया है, इन केस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी इन द फॉर्म ऑफ आयरन concentric सर्कल्स अराउंड एवरी पार्ट ऑफ द फिल्म पेरिफेरी ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक सर्कुलर लूप के अंदर जो हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसके अंदर जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेंगी, जिसके अंदर हमें हर एक पार्ट में कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड्स देखने को मिलेंगी। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड टू रिमेन क्लोजर व्हेन नियर टू द कंडक्टर। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास पास आने लगेंगे जैसे ही वो कंडक्टर के पास होगा, एंड द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी स्ट्रॉन्गर नियर द पेरिफेरी ऑफ द लूप। तो ये जो लूप है, इस लूप के जो पेरिफेरी है, किनारों पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ये बोला गया है जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, यानी देखो हमारी ये जो लूप की पेरीफेरी है, यहाँ पे हमारे पास तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ है वो कम होने लगेगी। यानी करंट कैरिंग लूप के सेंटर में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बहुत दूर दूर दिखाई देगी, इसी वजह से वहां पे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। एंड फाइनली एट द सेंटर द आर्क्स ऑफ बिग सर्कल्स वुड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। ये बोला गया है
कि ये जो हमारी आर्क्स बन रही हैं, दोनों साइड्स में हमारी आर्क बन रही है, एक जगह एंटी क्लॉकवाइज की, एक जगह क्लॉकवाइज की। तो जब एकदम मिड ऑफ द सेंटर आएगा सर्कुलर लूप का, तो वहाँ पे दोनों आर्क्स हमारी मर्ज हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। यानी वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे देखने को मिलेगी? स्ट्रेट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स में क्या है, देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स गेट सम्ड अप विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। Magnitude of magnetic field will be n times of magnetic field in case of a single of turned coil। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। हमारे पास यहाँ पे जैसे मानो सोलिनॉइड्स है, ठीक है, सोलिनॉइड हमारे गिवन है। इस सोलेनॉइड में हम देखेंगे हमारे पास काफी तरीके के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, काफी हमें राउंड्स देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। तो वही क्या है, वो है हमारी नंबर ऑफ कॉइल्स के अंदर के एन टर्न्स, यानी कितने टाइम्स वो टर्न अप हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब देखो होगा क्या, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे हमारे पास मानो एक नंबर एक बार टर्न हुआ है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे कई बार टर्न्स अप होगी। एक जो सिंगल कॉइल, तो उसे हमने जब टर्न किया तो वो 1 टाइम, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत टाइम्स बाद टर्न अप होगी। तो यहाँ पे ये बोला गया है, जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स किसी कॉइल के इंक्रीज होंगे, तो उसके अंदर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to number of turns of coil। अगर मानो हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा कितने टाइम्स, n टाइम्स। यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। फर्स्ट में हमारे पास ये बताया गया है कि जैसे ही हम किसी कॉइल के अंदर की नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसी n टाइम्स के साथ पे इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास दे रखा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप कॉइल डिपेंड्स अपॉन। देखो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है सेंटर किसी भी लूप के अंदर सेंटर पे, वो किस पे डिपेंड करती है, द रेडियस ऑफ द कॉइल, उस कॉइल की क्या रेडियस है। यानी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। क्या बोला गया है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कि उस कॉइल का क्या रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ द कॉइल की। इफ द रेडियस इंक्रीजेस, अगर हमारा रेडियस बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब देखो इसमें वैसे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन हमें क्लास के अकॉर्डिंग याद करना है, तो सिर्फ अभी हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स याद करनी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो किस कंडीशन में बढ़ेगा, घटेगा तो किस कंडीशन में। तो फर्स्ट हमारे पास ये हो गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी कॉइल के अंदर कब बढ़ेगा,
जैसे ही हम उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी n टाइम्स बढ़ जाएगी। इसी तरीके से किसी कॉइल के अंदर अगर हमारी रेडियस बढ़ती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हो गया हमारा इसमें सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट में हमारे पास सेम पॉइंट, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगी वो सेंटर पर ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न इज हैविंग द सेम डायरेक्शन, थस द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न्स एड अप। क्या बोला गया है, किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन होगा, वहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सर्कुलर लू जो हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, वहां पे सेंटर पे हमारी सारी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट, यानी सब में सर्कुलर टर्न के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो उस दौरान क्या होगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड्स एड अप हो जाएंगी और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वहां पर ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट में वहां पे बोला गया है, एज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी अगर हमारा करंट जो है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम करंट को बढ़ाएंगे, उसी तरीके से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा क्या करंट, उसका करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो क्या बोला गया है, सोलिनॉइड इज द कॉइल विथ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास ये कॉपर वायर है, इंसुलेटेड यानी इंसुलेटेड है, जिसके अंदर से करंट फ्लो होगा। अब उसके ऊपर हमने कॉइल्स के बहुत सारे टर्न्स बना दिए हैं, मैनी सर्कुलर टर्न्स हैं कॉपर वायर के ऊपर, और इसी टर्न से मिलके हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी, सोलिनॉइड की। नाउ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड प्रोड्यूसेस सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट के अंदर हमारा देखने को मिलता था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, साउथ पोल पे जाएगी, वैसे ही हमारा सोलिनॉइड के अंदर भी देखने को मिलेगा, अगर उसके अंदर से करंट हमारा फ्लो हो रहा है। One end of solenoid behaves as north pole and another end behave as the south pole। अगर हमारा जो सोलिनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो सिंपल सी चीज है, इसका एक पोल हमारा नॉर्थ पोल होगा और एक पोल हमारा इसमें साउथ पोल होगा। अब देखो सोलेनोइड में होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जैसे हमारे बार मैग्नेट में हमें देखने को मिलती है। जो ये बताती है, शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड। इससे ये शो होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सोलेनोइड के अंदर, वो हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनोइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सोलेनोइड से, वो बार मैग्नेट की तरह सिमिलर होगी, उसी के जैसे होगी। यानी जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो प्रोपोर्शनल होगी कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर है। यानी यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, यानी करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, बाय प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज। ये बोला गया है अगर हम सोलिनॉइड के अंदर ज्यादा अमाउंट में, बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी magnet formed by producing magnetic field inside a solenoid is called electromagnet। मानो हमारे पास यहाँ पे ये सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड के अंदर हम किसी एक आयरन लाइक सब्सटेंस को रखते हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं तो इसके अंदर रखा हुआ जो भी हमारा आयरन लाइक सब्सटेंस है वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हम एक सोलिनॉइड के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped on a soft iron magnet formed by producing magnetic field inside a solenoid is called electromagnet। अब हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में जो ये ऑरेंज कलर का हमारे पास गिवन है, ये क्या है ऑरेंज कलर का, ये है हमारा इसमें सोलिनॉइड, दिस वन, ये क्या है हमारा इसमें सोलिनॉइड। अब हमने क्या कर रखा है, इस सोलिनॉइड के अंदर हमने अपने आयरन के एक नेल को रखा है। जब इस आयरन नेल को हम इसके अंदर रखते हैं और इसमें जैसे ही हम करंट को पास कराते हैं तो ये जो इंसुलेटेड वायर है, जो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर रखा कोई भी हमारा आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन मैग्नेट के वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। यानी हम एक सोलिनॉइड के अंदर आयरन को रख के या सॉफ्ट आयरन को रख के मैग्नेट की फॉर्मेशन करते हैं और ऐसे मैग्नेट्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फोर्स देखनी है। तो इसको पढ़ने का रीजन क्या है, इसके थ्रू हम अपना लेफ्ट हैंड प्लम्बिंग रूल को समझ सकते हैं। तो देखो क्या बोला गया है, अब करंट कैरिंग कंडक्टर, एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। A current carrying conductor exerts a force when a magnet is placed in a A current carrying conductor exerts a force when a magnet is placed in its vicinity. Similarly, a magnet also exerts equal and opposite force on the current carrying conductor। तो देखो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो क्या करता है, वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है जब हम उसके पास मैग्नेट को लेकर आते हैं। इसी तरीके से मैग्नेट भी क्या करेगा,
उस कंडक्टर के ऊपर इक्वल अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट करेगा। नाउ दिस वाज सजेस्टेड बाय अ मैरी एम्पियर। ये किसने सजेस्ट किया? मैरी एम्पियर ने सजेस्ट किया, जो एक फ्रेंच के फिजिस्ट थे। उन्होंने कंसीडर किया साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो फाउंडर थे किसके? साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। अब उन्होंने इसमें हमें ये बताया कि किस तरीके से फोर्स हमारी देखने को मिलेगी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हुआ क्या? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर द कंडक्टर गेट्स रिवर्स विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन से जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन था वो भी क्या हो गया? रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। इससे उन्होंने ये ऑब्जर्व करा दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज हुई है? यहाँ पे हमारे पास सेटअप गिवन है। इस सेटअप में हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है। जब हम अपने मैग्नेट को स्ट्रेट कंडक्टर के पास लाते हैं तो जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है वो मैग्नेट पे कुछ फोर्स को एक्सर्ट करता है। इसी तरीके से जो मैग्नेट है वो भी स्ट्रेट कंडक्टर पे फोर्स को एक्सर्ट करेगा। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है वो सबसे पहले किसने दिया हमें? मैरी एम्पियर ने दिया, जो एक फ्रेंच की फिजिसिस्ट है। ठीक है। अब ये क्या है? ये फाउंडर है साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है कंडक्टर के अंदर वो रिवर्स हो जाती है जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी फोर्स होगी किसी भी कंडक्टर के अंदर वो तब हाईएस्ट होगा जब हमारा करंट और फोर्स एक दूसरे से के साथ क्या हो? परपेंडिकुलर में हो, या इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या हो? राइट एंगल्स में हो। अब जो हमारे पास मैरी एम्पियर ने कॉन्सेप्ट दिया फोर्स का और जो डायरेक्शन है करंट की वो एक दूसरे के राइट एंगल होना चाहिए, इसके थ्रू हम क्या समझ सकते हैं? अपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझ सकते हैं। तो देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोला गया है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड में देखेंगे, थंब पोर्शन हो गया, देन हमारी आई की डायरेक्शन हो गई और बी की डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे ये बोला गया है, अगर हमारा जो आई और बी है यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल अगर हमारा 90 डिग्री का होता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। यानी हमें अपने हैंड्स में थंब और स्टार्टिंग के जो टू फिंगर्स हैं उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, जिससे हमारा जो थंब वाला पोर्शन है वो फोर्स को शो करेगा। देन दिस वन इज बी मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज आई यानी करंट। तो यानी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे, ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होती है? 90 डिग्री पर होती है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट गिवन है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। अगर हमें फोर्स गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो हम करंट को निकाल सकते हैं। तो देखो, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल्स क्या कहता है? द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ द लेफ्ट हैंड इज स्ट्रेच इन अ वे दैट
द इंडेक्स फिंगर, द मिडल फिंगर एंड द थंब आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या बोला गया है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड में इसको स्ट्रेच करें इस तरीके से कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, जो हमारी मिडल फिंगर है और जो हमारा थंब है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो जो हमारा इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर है स्ट्रेच होंगे। लेफ्ट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिस्पेक्टिवली, यानी इंडेक्स फिंगर बी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मिडिल फिंगर आई यानी करंट को शो करेगा, एंड जो थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस तरीके से हमारे पार्टिकल्स के अंदर मोशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो हमें वहां पे फोर्स या फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर किस डायरेक्शन में, वो सब किसके थ्रू शो होगा, थंब के थ्रू शो होगा। तो सिंपल सा है लेफ्ट हैंड थंब रूल, कि जब हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं इस तरीके से कि जो हमारा थंब हो गया, इंडेक्स फिंगर हो गई और जो मिडल फिंगर है, वो तीनों अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मिडिल फिंगर करंट को शो करेगा और जो हमारा एफ है यानी जो थंब है वो हमारे फोर्स को शो करेगा। The directions of electric current, magnetic field and force are similar of three mutually perpendicular axes। तो देखो, जो हमारा लेफ्ट हैंड वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसमें जो हमारा फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया और जो हमारा करंट हो गया, ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरह बिहेव करते हैं। अब हमारे पास काफ़ी तरीके के डिवाइसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, लाउड स्पीकर हो गए, ये सारे वर्क करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। वैसे हमारे एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इसके बारे में हमारे पास पहले गिवन था, हमारे एग्जाम में पूछा जाता था, लेकिन अब हमारे सिलेबस से कट हो रखा है, तो हम इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजों को एक साथ करने से फिर चीजें बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है, तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो कहाँ अप्लाई करते हैं। हमारे काफी तरीके के डिवाइसेस हो गए, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और लाउड स्पीकर, इन सब डिवाइसेस के अंदर हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ये जो हमारा रूल है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी पे वो वर्क करता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, तो देखो, वी रिसीव इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू मेन सपोर्टेड थ्रू द पोल्स और केबल्स। हमारे एरियाज में पोल्स लगे होते हैं, केबल्स लगे होते हैं, जिनके थ्रू हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई को पाते हैं। अब होता क्या है, इन अवर हाउसेज वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में एमसीक्यू में आता है कि हमारे जो घरों में पावर आती है वो कौन सा करंट होता है। तो देखो, जो हमारा करंट फ्लो होता है वो हमें दो टाइप्स में फ्लो होता दिखेगा, एक होता है एसी करंट और एक होता है हमारा डीसी करंट। एसी करंट होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी करंट को बोलेंगे हम ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट।
तो जो हमारा एसी करंट और डीसी करंट है, ठीक है? अब इसमें से जो हमारे घरों में आता है वो एसी करंट है जिसकी पावर कितनी है 220 वोल्ट की, लेकिन जो हमारा इसमें फ्रीक्वेंसी है उसकी वो कितनी है 50 हर्ट्ज की। अब जो हमारा घर है, हमारे घर में 3 टाइप्स की वायर्स आती हैं। जो हमारे घरों में कनेक्शन है उसमें 3 टाइप्स की वायर्स होंगी, ध्यान से देखेंगे अगर हम तो उसमें एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर और एक होती है हमारी अर्थ वायर। अब इनके कलर्स क्या हैं? तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब एमसीक्यू पर्पस से हैं, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। लाइव वायर जो होता है हमारा रेड कलर का होता है जो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रल वायर जो होता है हमारा ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक इंसुलेटेड होता है जो नेगेटिव होता है। और जो हमारा अर्थ वायर होगा वो ग्रीन इंसुलेटेड होता है, यानी ग्रीन कलर की इसमें कवरिंग दी जाती है, किस लिए? For safety measure to ensure that any leakage of current to a metallic body does not give any serious shock to a user। अर्थ वायर का यूज इसलिए किया जाता है एज अ सेफ्टी पर्पस, ताकि किसी भी तरीके के अगर करंट की लीकेज हो मेटेलिक बॉडी के अंदर, उसकी वजह से यूजर को किसी भी तरीके का कोई सीरियस शॉक ना हो। तो टोटल कितने तरह की वायर्स हो गई? 3 तरह की, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। देखो, तो हमारे पास ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, इसमें हमारे पास सारी तरह की वायर्स हैं। फर्स्ट दे रखा है अर्थ वायर, जो हमारी ग्रीन कलर की है, सारे हाउस के अप्लायंसेस में जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लाइव वायर जो रेड कलर की हमारे पास शो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड फ्यूज है वहां से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी मीटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मैनी स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। अब देखो, जो हमारे घर में बोर्ड लगे होते हैं उसमें काफी तरीके के स्विचेस होते हैं, जिसमें फैन का हो गया, टीवी का हो गया, किसी अनदर अप्लायंस को यूज करना है, चार्जिंग पॉइंट हो गई, तो वहां पर भी हमारा लाइव वायर जाएगा, देन उसके थ्रू हमारे सब अप्लायंसेस पे जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास न्यूट्रल वायर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी मोटर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होते हुए सारे हाउस होल्ड के जितने भी अप्लायंसेस है वहां तक जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट सर्किट। अब देखो शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किटिंग इज कॉज्ड बाय द टचिंग ऑफ लाइव वायर्स एंड न्यूट्रल वायर्स एंड सडन अ लार्ज करंट फ्लोज। होगा क्या? जब अचानक से हमारी इसमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट होगी और जो हमारा करंट का अमाउंट है, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत तेजी से फ्लो होने लगे, उसका अमाउंट बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा? इट हैपेंस ड्यू टू डैमेज ऑफ इंसुलेशन इन पावर लाइंस। इंसुलेशन जो होगी मतलब पावर लाइंस जो है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर, उनके बीच में किसी तरीके का कोई डैमेज हो, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर अगर कोई दिक्कत होती है, कोई फॉल्ट होती है, तो उस कंडीशन में भी शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे 3 पिक्चर्स है शॉर्ट सर्किट में, जिसमें देखो एक हमारे पास यहाँ पे ये पूरी वायर शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गई है, एक हमारे पास ये प्लग है वो भी पूरा गल गया है। तो शॉर्ट सर्किट सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में होगा? जब हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में आकर टच होती हैं और अचानक से जो हमारा करंट का फ्लो है वो ज्यादा अमाउंट में होने लगता है, तो उस कंडीशन में हमारा शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ओवरलोडिंग से क्या मतलब है? तो देखो, द ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर इन एनी सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ अ लार्ज करंट थ्रू इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। होगा क्या, मानो हमारे पास एक ये सिंगल स्विच है, इस सिंगल स्विच से हमने एक बोर्ड को अटैच करा, अब उस बोर्ड से हमने टीवी की तार लगा दी, अपनी फ्रिज की तार लगा दी, चार्जिंग पॉइंट लगा दिया। तो एक सिंगल वायर से जब हम बहुत सारे वायर्स को कनेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा करंट का अमाउंट है वो ज्यादा फ्लो होगा और उसी फ्लो की वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। और यहाँ पे यही कहा गया है कि द ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, जब हमारा इलेक्ट्रिकल वायर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, मतलब जितना उसे हीट होना चाहिए था वो तो हो ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा अगर वो हीट होने लगे सर्किट के अंदर, किसकी वजह से? उसके अंदर फ्लो हो रहे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की वजह से, तो उसे हम बोलेंगे कि वहां पर ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट हो रहा है। एंड अ सडन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द वायर विच कॉजेज ओवरहीटिंग ऑफ वायर एंड मे कॉज फायर ऑल्सो। जैसे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जब हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच होता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, उसी तरीके से अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ओवरलोडिंग हो रही है, उसमें लार्ज अमाउंट में अगर हमारा करंट फ्लो होता है अचानक से, तो होगा क्या, ओवरहीटिंग होने की वजह से वायर की उसमें आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, तो देखो ओवरलोडिंग से भी हमारे अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं, हमारी जो शॉर्ट वायर्स है वो खराब हो रही हैं, तो इन सब से सेफ्टी बचाने के लिए किसी भी तरीके के कोई अप्लायंस में दिक्कत ना हो, वो खराब ना हो, इसलिए हमारे घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाए जाते हैं। ये क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के दौरान हमें अपने सर्किट को बचाने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब आगे क्या बोला गया है, ये हमारी एक थिन वायर का पीस होता है जिसमें मटेरियल हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आसानी से कम टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट हो जाएगा, और हाई रेजिस्टेंस होता है, यानी इसके अंदर करंट फ्लो होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम ही क्या होता है? जो अपने अंदर से करंट को फ्लो करने में रोके। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया, हाईली रेजिस्टेंस हो गया। फ्यूज को हमेशा किससे कनेक्ट किया जाता है? लाइव वायर से कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज हमेशा कनेक्ट होगा सीरीज में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द बिगनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट की शुरुआत में ही हम किसको कनेक्ट कर देते हैं? फ्यूज को कनेक्ट कर देते हैं। और फ्यूज हमेशा वर्क करता है कौन से इफेक्ट पे? हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हमने पढ़ा था, उस इफेक्ट पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क करेगा। तो यहाँ पर हुआ हमारा आज का लेक्चर फिनिश। आज के लेक्चर में हमने अपने पूरे मैग्नेटिक वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो देखो, अगर हम आज के लेक्चर की समरी के बारे में बात करें, तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ा कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। देन हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी किस किस के अंदर, तो देखो ऑलरेडी हम स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर तो देख चुके थे मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक सर्कुलर लूप के अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे सोलेनोइड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा।
सोलेनोइड से किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में देखा। और यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, वो क्या थे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी कॉइल की रेडियस की, यानी रेडियस ऑफ द कॉइल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा कि किस तरीके से फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से हम अपने फोर्स को निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। तो ये हमने किसमें पढ़ा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। उसके बाद हमने यहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट में डिस्कस किया कि जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट है उसमें हमारी 3 टाइप्स की वायर्स का यूज किया जाता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और हमारा लास्ट है इसमें अर्थ वायर। अर्थ वायर को इसलिए यूज करते हैं ताकि किसी भी तरीके के करंट की लीकेज में हमारा जो यूजर है उसको कोई शॉक ना लगे। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ और अप्लायंसेस के बारे में पढ़ा, कंडीशंस के बारे में पढ़ा, जैसे हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, ओवरलोडिंग कब होती है। अब इन दोनों को पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि इन दोनों कंडीशन से हम कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सर्किट के अंदर किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क कैसे करता है, जैसे ही मानो तुम्हारे सर्किट के अंदर करंट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया जो हमारे अप्लायंसेस के लिए अच्छा नहीं होता, तो उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, ये हाई रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट होता है, फ्यूज के मेल्ट होते ही जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, जिसके अंदर से करंट का फ्लो रुक जाएगा। और जो हमारा सर्किट के अंदर से करंट का फ्लो रुकते ही सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे, यानी ओवरलोडिंग ऑफ करंट की वजह से हमारे किसी भी डोमेस्टिक अप्लायंस में कोई भी हार्म नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा आज का पूरा चैप्टर फिनिश। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में, किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इस क्लास का लास्ट चैप्टर है वो है आवर इन्वायरमेंट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम एक ही लेक्चर के अंदर अपने पूरे आवर इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे।